ब्रेक के बाद जारी है टेढ़ी बात। हमारे साथ श्री ओपी धनखड़ साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हरियाणा की राजनीति में काफी सक्रिय नेता माने गए हैं ओपी धनखड़ साहब। और लोकसभा चुनाव जो हाल ही में हुए या लोग इन चुनावों में रोहतक से इन्होंने अपनी किस्मत की आजमाइश की थी और काफी अच्छा एक वोट परसेंट इनको पड़ा था। हालांकि इनकी हार भी हुई इस चुनाव में, दीपेंद्र हुड्डा से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद हरियाणा में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। मैं बीजेपी के राजनीतिक स्वरूप पे बात करना चाहूंगा इस सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक और सवाल जो कि किसानों के मुद्दों से जुड़ा, क्योंकि आप किसान नेता रहे। मैं ये समझना चाहूंगा कि आपकी सरकार आई, केंद्र सरकार आई, आपने शुरुआत में कुछ ऐसे कदम बताए थे जो कि किसानों की दशा को बेहतर बनाने के लिए एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने उठाए हैं। लेकिन समझ में आता है कि आपके ऐसे बहुत मुद्दे हुआ करते थे। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट को लागू करने की बात थी, इस बार बजट भी आया, वो तमाम बातें रही और लिश्कारा तक नजर नहीं आया, कहीं रिफ्लेक्शन तक नजर नहीं आई। ये आप पर आज आक्षेप लग रहे हैं और कांग्रेस इस आक्षेपों को लगा रही है कि बीजेपी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की थी, दुहाई दिया करती थी, आज खुद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं कर पा रही। और आप अगर फेजेस की बात कर रहे हैं तो चरणों में भी वो लागू नहीं हो पा रही है। बजट में तो कम से कम पहला चरण भी दिखाई नहीं दिया उसका। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले बताया, उसको रिपीट नहीं करना चाहता, शुरू कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है कि आने वाले समय में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। इसके लिए दोनों पक्ष रहते हैं, केवल एक पक्ष नहीं रहता है। इतने बड़े उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज की व्यवस्था और उसके साथ साथ बाकी सब वर्गों पर उसका क्या असर आने वाला है। लेकिन ये चीज़ तो पहले स्टडी होनी चाहिए थी। आप तो किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं। अगर स्वामीनाथन कमेटी को इतनी बुलंदी के साथ आप लागू करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह होमवर्क होना चाहिए था कि कहां से रिसोर्सेज संसाधन आएंगे। और यही तो दुहाई और यही तो दिक्कतें यूपीए सरकार के साथ ही कि रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। रितेश जी, कलयुग में ऐसा होता है कि जो किसी और ने पाप किए हैं वो भी आपको भुगतने पड़ते हैं। जैसी इकोनॉमी हमको ये देकर गए हैं, उस इकोनॉमी को संभलने दीजिए। हम अपनी प्रायोरिटीज से उसको बढ़ाएंगे। हमारी प्रायोरिटीज फर्स्ट बजट से आनी शुरू हो गई हैं और जो ही इस इकोनॉमी को संभाल कर अपने हिसाब से बढ़ा पाएंगे तो किसान इस सरकार की पहली प्रायोरिटी है। और मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद ICSR में जो भाषण किया है कि दुनिया का पेट भरना है तो किसान की जेब भरो, वो उनकी प्राथमिकता उसमें से अभिव्यक्त होती है। हमारे घोषणा पत्र में हमारी कमिटमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ने भी 50 जगह उस समय बोला था, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जीएम जो फील्ड ट्रायल्स हैं, इस पर एक अलग सी स्थिति बन रही है और जीएम फील्ड ट्रायल्स को रोकने को लेकर, क्योंकि थोड़ा सा हालांकि रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है राजनीति से, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर जो आपकी पार्टी का स्टैंस है, वो आपकी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे कंसिस्टेंट है और उससे हटेगी नहीं पार्टी। इस चीज का कोई भरोसा मिल सकता है? नहीं, देखिए, इसमें आइडियोलॉजी का कोई संबंध नहीं है विज्ञान के साथ। आज भी ऑर्गेनिक कुदरती खेती को प्रोत्साहित करने की बातचीत एक अलग विषय है। ऑर्गेनिक को अपनी जगह बढ़ाना, जो जिस प्रकार की आप देखिए आज हमारे यहाँ जितनी भी बीटी कॉटन है वो 90% नहीं 95% एरिया में हो गई है और वो जीएम क्रॉप है। तो बाकी जीएम क्रॉप्स के ट्रायल्स को, उसके विज्ञान को, हमारे यहाँ स्टडी को, उसको आगे बढ़ने को रोकना वो संभव, वो रोकना नहीं चाहिए। उसको उस तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी एनिमल हेल्थ पर, हमारी ह्यूमन हेल्थ पर, हमारी बाकी क्रॉप्स पर उसकी स्टडी के बिना हमको उसको खेत पर नहीं ले जाना चाहिए। और जरूरत इस बात की, हम उससे बिल्कुल अछूत बनकर बैठे रहे दुनिया से तो उसका भी लाभ नहीं है। हमारे यहाँ भी डेवलप होंगे सीड्स, जीएम सीड डेवलप होंगे। जब हम बीटी का इतना बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, बीटी कॉटन का, तो उस नाते से अध्ययन होना और अध्ययन के बाद सब तरह के प्रिकॉशंस लिए जाना, उसकी समझ बढ़ना और उसके बाद जब कोई हमको जैसे बीटी कॉटन की तरह से अनुकूल लगता है, एक पेस्टिसाइड से उसकी मारामारी से हम बचे उसके कारण से, तो उस रास्ते पर आगे जाने की बात होगी। नहीं लगेगा तो रुकने की बात होगी। लेकिन किसी भी चीज के ट्रायल्स को उसको रोकना है वो संभव नहीं, वो ठीक भी नहीं है। मतलब देश के आगे बढ़ने के लिए भी उचित नहीं। चलिए वापस हरियाणा की राजनीति का रुख करते हैं। हरियाणा में अब आज विधानसभा में आपने बहुत से नेताओं का नाम लिया था ब्रेक में जाने से पहले। बहुत से नेता आपकी पार्टी बैंडवैगन को ज्वाइन कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी जिसमें टिकट अवेलेबल है। तो क्या यही कारण है कि नेता आपके साथ आ रहे हैं? मोदी फैक्टर है? आपको लग रहा है कि वाकई नतीजों में भारतीय जनता पार्टी कोई इस बार रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाने वाली है, या फिर और पार्टी के पास नेताओं का अभाव है और जो डिसग्रंटल्ड नेता हैं और पार्टियों के, उनके पास और कोई जगह नहीं जाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का रुख करना ही एकमात्र औपचारिक रास्ता बचता है? देखिए, 2-3 बातें हैं, इसको तीनों को समझेंगे तो अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले छोटी पार्टी थी, 10% वोट हमको मिलता था, किसी न किसी के साथ हम जाते थे।
आज भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिला है, 52 सीटों पर हम जीत कर आए हैं और इस बार का टोटल वातावरण हमारा है। मोदी इरा में हमारा एक उभार हुआ है, लेकिन उतनी ताकत हमारी पार्टी की नहीं थी। तो आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास स्पेस है और हम सब अच्छे नेताओं को, जिनकी छवि अच्छी है, युवाओं को बुला रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हमने अभी सर्वे किया कैंडिडेटों को लेकर, तो एक स्थान पर 30, 35, 32, 45, 50 तक लोगों ने आकर एप्लीकेशंस दी हैं और आम लोगों ने एप्लीकेशंस दी है। मुझे लगता है कि आम जन का भरोसा बढ़ा है कि वो इस राजनीति में आ सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं या टिकट पा सकते हैं। ये भी मैं इसको बहुत अच्छी मानता हूँ। नहीं तो क्या हो गया था, टिकटार्थी बड़े सीमित हो गए थे, बहुत लोग कम लोगों की बपोती हो गई थी पॉलिटिक्स। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है और ऐसे सब अच्छे छवि के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हम उनको साथ लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पार्टी के लिए और पार्टी की और आइडियोलॉजीज के और नेताओं को अपने साथ लेकर चलना और ये इस चीज का अनुमान लगाना कि क्योंकि लोकसभा में चुनावों के नतीजे अच्छा है तो विधानसभा में परिस्थिति लगभग सामान्य वैसी रहने वाली है। क्या ये एक हतोत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस इसे ना माना जाए? देखिए, दोनों तीनों बातें, इसमें खतरा है, जोखिम है? नहीं, दोनों तीनों बातें हैं। हमारे पहले परिणामों से हरियाणा में हमारा वातावरण है, हमारा कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है कि हम पॉजिटिव उसमें मूड में है। दूसरी पार्टियां खत्म हो रही हैं, बिखर रही हैं, वो भी एक सिंबल है। लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि हमको बहुत अच्छे तरह से, मतलब जो लोकसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव है, उसके हिसाब से ही उस तैयारी में हम लग गए हैं। एक एक विधानसभा पर काम कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, पूरा होमवर्क हो रहा है और उसी तैयारी के साथ जाएंगे। जो आपने हमको एक चेतावनी दी है, एक तरह से चेताया है कि ये लोकसभा चुनाव नहीं है, बीजेपी उसको समझ रही है और उसी प्रकार से उस चुनाव में जाने आपकी काफी ज्यादा कंसंट्रेशन, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो ओम प्रकाश धनखड़ साहब की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रोहतक इलाके में है। रोहतक, सोनीपत, इन इलाकों में आप काफी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं और पारंपरिक रवायती रूप से समझा नहीं जाता कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इलाकों में वो पकड़ कर पाई है हरियाणा में, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, और जो राजनीतिक इतिहास हरियाणा का बताता है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार इस इलाके या इन ग्रामीण इलाकों में डेंट डालना आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी? और शायद लोकसभा के जो रोहतक के नतीजे हैं और जिस तरीके से आपको कुछ लाख वोट मिल पाए हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं इसमें, तो क्या यही सोच है जिससे भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इलाकों को टारगेट कर रही है? 3,20,000 वोट मेरे को वहां पर मिले। 2 विधानसभाओं में मैं जीत कर आया, 7 में हम पीछे रहे और 2 में बहुत मामूली उससे पीछे रहे हैं, बाकी में थोड़ा गैप ज़्यादा है। और वास्तव में इसलिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं उसी दिन से अपने काम पर हूँ। जैसे हरियाणा में हम कहते हैं डाकर वाले खेत पर ज़्यादा हर चलाना पड़ता है, यानी जो खेत थोड़ा टफ होता है उस नाते वहाँ ज़्यादा परिश्रम की जरूरत होती है और उसी नाते उस क्षेत्र में हम परिश्रम कर रहे हैं। काफी टफ खेत है, उससे समझा जाता है कि वो स्ट्रांग होल्ड है, मुख्यमंत्री का बैस्टियन है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का काम किया, उनके सांसद बेटे ने जो काम किया है, उस चीज को हिलाना, वो जो काम किया है उसके नाम का वोट वो लोकसभा में पा चुके हैं। अब वो वहाँ किसी का भी मूड नहीं है इस बिखरती हुई पार्टी को वोट दिया जाए। उनको लग रहा था कि इन्होंने अच्छा किया था और इस नाते से वो उनको वोट मिले भी। केवल उतना नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी जो आपकी भी जानकारी में होंगी कि किस तरह से पूरी सरकार उस चुनाव को मैनेज करने में लगी हुई थी। पूरे मुख्यमंत्री जिस प्रकार से, तो ये कहने की बात तो ठीक है, लेकिन ये भी समझा जाता है कि सांसद जो यहाँ के देवेंद्र हुड्डा ने काम काफी ज्यादा किया था, उनकी व्यक्तिगत छवि में कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि उनके खिलाफ जा रही हो। बादली चुनाव विधानसभा में घूम रहा हूँ, 90% विलेजेस में पीने का पानी नहीं है। 20 करोड़ रुपए उस इलाके का बजट है पानी का, जो लोग प्राइवेटली अपनी जेब में से दे रहे हैं। मैं अभी पूरे क्षेत्र, ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि जो पूरे हरियाणा के आज पूरे राजनीतिक जो डिस्कोर्स है या जो मुहावरा चल रहा है, वो तो ये कह रहा है कि रोहतक का विकास सबसे ज्यादा हुआ, मुख्यमंत्री के बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी पर सबसे ज्यादा पैसा लगा। आप कह रहे हैं कि उसी इलाके में विकास बिल्कुल 90% गांव में पीने का पानी लोग 200 रुपए 300 रुपए देकर प्राइवेट जो सप्लायर है उनसे ले रहे हैं। और मैं प्राइवेट सप्लायर का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि वो आरओ का पानी दे रहे हैं गाँव में। अगर वो नहीं होते तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। और बहुत सारे गाँव में तो लोग सोच रहे हैं कि ये सिस्टम हमारे यहाँ आ क्यों नहीं जाए, और लेकिन लोगों की जेब से जितना पैसा जा रहा है, एक गांव से, मेरे खुद के गांव से 2 लाख रुपए जा रहे हैं, किसी गांव से 1.5 लाख रुपया जा रहा है, किसी गांव से 1 लाख रुपया जा रहा है। 20 करोड़ का बजट है 1 साल का, एक विधानसभा क्षेत्र का। अगर टोटल हरियाणा में हम इसमें जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो किस प्रकार का विकास है उसको समझ लीजिए। अपराधों को ये नहीं रोक पा रहे, पशु चोरी को ये नहीं रोक पा रहे, किस तरह का डेवलपमेंट है। काम नहीं है, बिजली नहीं है, किस तरह का डेवलपमेंट है। क्रिटिसिज्म को कैसे क्रिटिसिज्म के लिए किया जाए? चलिए इस बात से आगे नहीं, हकीकतें बता रहा हूं आपको, जमीनी हकीकतें बता रहा हूं। चलिए मैं इस चीज से आपसे थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। आप
लगातार आपको जो टर्फ दिया गया है और आपकी पार्टी के ने जो आपको एक जिम्मेवारी दी है रोहतक में किला या जड़ को हिलाने की कांग्रेस की, मुश्किल इलाका मिल गया आपको काम करना यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनौतियों से खेलना मेरे स्वभाव में लगातार ऐसे क्षेत्र में मैं उस समय काम कर रहा था यहाँ, जब यहाँ विद्यार्थी परिषद नहीं होती तब विद्यार्थी परिषद का नेता था, बीजेपी नहीं थी, जब मैं अकेला जाट यहाँ बीजेपी का झंडा उठा के घूमता था। अब तो बहुत मेरे साथी सहयोगी यहाँ बढ़ गए हैं। कोई बड़ी कामयाबी इतने सालों में मिल नहीं पाई, एक फ्रस्ट्रेशन का दौर रहा और लग रहा था कि बीजेपी का रिवाइवल संभव नहीं है, क्योंकि देश में मोदी लहर उठी तो शायद हरियाणा में बीजेपी को थोड़ा सा उभार हुआ, लेकिन किस हद तक उसको सस्टेन कर पाएंगे? बहुत राज्यों में हमको काम करने का मौका मिला और कभी ऐसी बात कभी नहीं लगी कि हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बात सही है कि मोदी राह में हम एकदम आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से अब ये ऐसा इलाका है जो बीजेपी के अनुकूलतम इलाका है। बार बार हमको तब भी लगता था कि राजस्थान बीजेपी, हिमाचल बीजेपी, दिल्ली बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी, इस इतने अच्छे प्रदेश में जो एकदम साकारी प्रदेश है, एकदम आर्य समाजी प्रदेश है, एकदम हमारे सारे विचारधारा के अनुकूल प्रदेश है, हम पीछे क्यों हैं? लेकिन अब लोगों के ध्यान में आ गया है कि एक अच्छी राजनीति क्या है और एक पारिवारिक राजनीति क्या है, और ये पारिवारिक राजनीति को जैसे केंद्र से विदा किया है, हरियाणा से भी विदा करने का लोगों ने मन बना लिया है और एक ऐसी लोग सरकार चाहते हैं जो सबका साथ दे, सबका विकास करे, प्रो पीपल गवर्नमेंट चाहते हैं। चलिए छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए फिर रुक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ओबी धनखड़ जी के साथ टेढ़ी बात जारी है और इनको ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का आधार मजबूत करने की चुनौती, जिम्मेवारी दी गई है पार्टी द्वारा, लेकिन पार्टी का जो पारंपरिक रवायती बेस है वो शहरी इलाके माने गए हैं। तो देखेंगे कि शहरी इलाकों में बीजेपी को कितनी विधानसभा सेगमेंट्स तो मजबूत मान रहे हैं। धनखड़ साहब के साथ हमारी बातचीत जारी है, हमारे साथ बने रहिए।